नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारी जो हम करंट के मुद्दों की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसी सीरीज में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिस्कस करते हैं और जो हमारे मेंस में और करंट अफेयर्स में अपने इंटरव्यू में बहुत काम आएगा, जिस पर अक्सर आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो मुद्दा है वो है जोजड़ी नदी का। किसका? जोजड़ी नदी का। आपने देखा होगा पिछले काफी समय से जोजड़ी नदी है वो राजस्थान में चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। जोजड़ी नदी में जो प्रदूषण है उसको लेकर हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया है? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। ठीक है, तो इसलिए ये मुद्दा बहुत चर्चा में है। अपने इंटरव्यू में इससे काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस पर अपन क्या कर रहे हैं, इस पर अपन इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जोजरी नदी प्रदूषण और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्वतः संज्ञान लिया है, सो मोटो लिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, एनजीटी ने क्या क्या कहा, प्रदूषण का स्तर क्या क्या है, क्या इसका समाधान हो सकता है, बतौर प्रशासक आप क्या क्या कर सकते हो, इन सभी मुद्दों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो पश्चिमी राजस्थान में काफी लंबे समय से चर्चा में है वो है ओरण बचाओ आंदोलन। क्या? ओरण बचाओ आंदोलन। तो आज हम इस ओरण बचाओ आंदोलन इस पर भी क्या करेंगे, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोनों टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, एक तो अपने ओरण बचाओ आंदोलन पर और एक जोजड़ी नदी विवाद पर, जो दोनों हमारे सबसे बड़े भी पर्यावरणीय संकट है, पर्यावरणीय मुद्दे पश्चिमी राजस्थान में हैं। इसके अलावा एक मुद्दा वो राजस्थान में चर्चा में था, वो था डूंगरी डैम बांध। ठीक है, आपने देखा ही होगा डूंगरी बांध विवाद। ठीक, इसको लेकर भी आपने देखा होगा कि जन आंदोलन हुए हैं। ठीक है, तो इन तीनों मुद्दों पर आज अपन इन दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे, एक जोजी नदी पर और एक अपने जो ओरण बचाओ आंदोलन है उसको लेकर अपन। ठीक है, अपन शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जोजरी नदी कहाँ बहती है। ठीक है, आपने राजस्थान का मैप देखा है, राजस्थान के मैप में हम पढ़ते हैं लूनी नदी। क्या पढ़ते हैं? लूनी नदी, पश्चिमी राजस्थान की गंगा जिसे बोलते हैं, वो लूनी नदी अपने अजमेर से निकलते हुए, आना सागर से निकलते हुए जब अपने इधर अरब सागर में जाके गिरती है, तो उसी लूनी की एक सहायक नदी है। जोजी क्या है? जोजी याद रखना, लूनी की सहायक नदी है। ठीक है, लूनी की सहायक नदी। अब देखो, तो एक तो आपको ये जनरल नॉलेज ध्यान रखना है कि जोजड़ी किसकी सहायक नदी है? जोजड़ी लूनी की सहायक नदी है। ठीक है, देखो इसका उद्गम कहाँ से होता है जोजड़ी नदी का? नागौर जिले के पांडलू गांव से। ये गांव का नाम याद रखना, पांडलू गांव से इसका उद्गम होता है और ये नागौर से जाती है जोधपुर में, और जोधपुर में ये जाके जोधपुर के पास बहते हुए बंडी या बांडी नदी में मिलती है। किस नदी में मिलती है? बांडी नदी में जाके मिलती है, और फिर वो बांडी नदी लूनी नदी में मिल जाती है। ठीक है, और लूनी नदी आगे कच्छ के रंग की ओर जाती है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये इसका उद्गम, इसका प्रवास क्षेत्र का कैसा हो गया? तो इसका प्रवास क्षेत्र ये नागौर, नागौर से निकलती है, नागौर से जोधपुर, जोधपुर में जो बालोतरा है वहां, वहां बहते हुए फिर आगे ये अपने इसमें मिल जाती है लूनी में। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना। ये कौन सी नदी है? ये जोजरी नदी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या है, इस तरीके से इसका प्रवाह है। ये नदी कैसी नदी है? एपेमेरल नदी है। एपेमेरल नदी का मतलब क्या है? मौसमी नदी है, बरसात के दिनों में बहती है। अपने राजस्थान की अधिकांश नदियां मौसमी नदी है ना। बरसात में जब पानी इकट्ठा होता है तो ये कुछ दिनों के लिए बह जाती है, फिर सूख जाती है। वैसी ये जोजरी नदी क्या है? एक बरसाती नदी है। ठीक है, लेकिन बाद में इसमें क्या है, उद्योगों का और सीवरेज का गंदा पानी बहता रहता है। बरसात के दिनों में तो अच्छा पानी बहता है, लेकिन बाद के दिनों में इसमें पॉल्यूशन का लेवल इतना अधिक है, अभी अपन चर्चा करेंगे कि लगभग 20 लाख लोगों का जो जीवन है वो इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो इस पर अपन अभी चर्चा करेंगे। देखो, तो ये तो मैंने बताया कि जोजी नदी कहाँ है,
और क्यों चर्चा में है और क्यों मतलब ये कहाँ से कहाँ तक बहती है। तो अब आप कहोगे कि सर चलो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें इतना प्रदूषण कहाँ से आया, इस लेवल का प्रदूषण इस नदी में कहाँ से आया, जोजी नदी में। तो इस पे मैं आपको चर्चा करता हूं। देखो प्रदूषण इतना गंभीर क्यों है, तो देखो जो अपने विभिन्न अध्ययन है या जो स्टेट पोल्यूशन अपने कंट्रोल बोर्ड है और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स, इन सब से क्या पता चलता है कि जो जोजी नदी का पानी है उसमें भारी धातु जैसे निकल, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, लेड और कैडमियम आदि की मात्रा मानक से कहीं अधिक है। तो पहला कारण तो क्या हो गया, भारी धातुओं की अधिकता। ठीक है, भारी धातु क्या है, भारी धातुएं बहुत अधिक है। ठीक है, जिसमें ये निकल, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, लेड, इन सब की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है, ये किससे पता चलता है, अलग अलग रिपोर्ट्स है ना, अलग अलग एनजीओ ने रिपोर्ट्स निकाली है, जो RSPSB राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये देखा गया है कि उस नदी के जल में जो है वो भारी धातु की मात्रा बहुत अधिक है। फिर देखो रंगे छपाई, डाइंग एंड पेंटिंग। आपको पता है कि यहाँ पाली, बालोतरा, यहाँ पे बहुत सी रंगाई और छपाई उद्योग विकसित हुए हैं। ठीक है, तो वहां से जो डाई निकलती है, जो केमिकल्स निकलता है, ठीक है, साथ में जो स्टील की फैक्ट्रियों से जो केमिकल निकल रहा है, ठीक है, वो नदी के पानी को क्या बना रहा है, रंगीन, बदबूदार और विषैला बना रहा है। ठीक है, बहुत ही मतलब पानी एकदम बदबूदार हो गया, विषैला हो गया, उस क्षेत्र में रहना ही क्या हो गया, मुश्किल हो गया। लोगों का जीवन एक तरीके से वहां पे नरक जैसा हो गया है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि पानी में गंदगी इतनी अधिक है, वहां पे जितने भी बबूल के पेड़ थे या जितनी भी वनस्पति थी वो सब क्या हो चुकी है, सूख चुकी है। ठीक है, जल चुकी है। और दूसरा वहाँ पे जितने भी अपने पर्यावरणीय वहाँ पे जीव जंतु रहते थे वो भी वहाँ से क्या कर चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। देखो RSPCB के सैंपल में पीएच, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, देखो ये TSS बोलते हैं, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, और केमिकल ऑक्सीजन अपने ये अपन इकोलॉजी में पढ़ती हैं, COD, BOD। ठीक है, और ये सब जो मानक है, ऑयल एंड ग्रेस, ये सब मानक से बहुत अधिक है, यानी पानी बहुत गंदा है। ये एक रिपोर्ट दावा नहीं कर रही, अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग अपने जो मीडिया रिपोर्ट से या एनजीओ की रिपोर्ट से सभी इस बात को मान रहे हैं कि पानी में प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है, अब देखो लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक जो कृषि भूमि है वो क्या नहीं रही है, अब उपजाऊ नहीं रही है। कृषि भूमि उपजाऊ नहीं रही है, वो पूरी तरीके से बंजर हो चुकी है। क्या हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। ठीक है, और मिट्टी व भूजल दोनों प्रदूषित हो गए, है ना। ऊपर की सरफेस तो है, वहां पे अगर कहीं भी गड्ढा भी खोदते हैं तो जो पानी निकलता है वो गंदा पानी निकलता है। तो भूजल भी क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चुके हैं। कई गांव ऐसे हैं कि वहां पे कुएं और ट्यूबवेल्स का पानी अब काम का ही नहीं रहा, क्योंकि जो गंदा पानी रिस कर भूमिगत जो जल था उसमें चला गया, और वो भूमिगत जल भी अब क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। लगभग 16 से 20 लाख लोग, 1.5 से 2 मिलियन लोग, 20 लाख बहुत बड़ा नंबर है ये। 20 लाख लोग क्या है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे क्या हो रहे, प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, और ये आंकड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉर्ड कर लिया, और करीब 2, और कहा कि भाई 2 मिलियन लोगों की जिंदगी दाव पर है। जब ये रिपोर्ट छपी है ना, एक जोधा पिंच वालों ने जब अपनी उस पर एक वीडियो एक अपलोड किया था, तब ये मुद्दा है वो पूरे भारत के स्तर पर बहुत अधिक छा गया था। ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्या लिया, स्वतः संज्ञान लिया था, और ये कहा था कि भाई 2 मिलियन लोग, यानी कि लगभग 20 लाख लोगों की जिंदगी वो क्या पे है, दांव पर है। ठीक है, ये अपन को याद रखना। अब देखो इस नदी में इतना प्रदूषण कहां से आया, प्रदूषण का क्या कारण है इतना कि ये नदी इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है। ठीक है, तो देखो इसमें प्रदूषण का कारण है, सबसे ज्यादा है यहाँ पे औद्योगिक प्रदूषण, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जोधपुर में, पाली में, बालोतरा में, जसोल में और विथुजा, यहाँ पे हजारों टेक्सटाइल यूनिट्स हैं,
हजारों क्या है छोटी मोटी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, जो अपना रंगाई चप्पन से जो गंदा अपने केमिकल, जो अपने एफ्लुएंट्स निकलता है, जो अपशिष्ट जल निकलता है, जो न्यूसेंस निकलता है, वो इस नदी में छोड़ देते हैं। तो सबसे मेन कारण ये है कि रंगाई चपाई जो अपनी इंडस्ट्री है, वहाँ से जो अपने इफ्लुएंट्स निकलते हैं, जो न्यूसेंस निकलते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, अपने इस नदी के जल में छोड़ दिया जाता है। एक तो ये कारण है। जैसे पाली में लगभग 497 टेक्सटाइल यूनिट्स है और 2 CETP, ठीक है, जो प्रत्येक की 12 MLD क्षमता है, पर वे केवल 5-6 MLD पर ही चल रही थी, ठीक है, यानी बहुत सा गंदा पानी बाहर जा रहा था, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे जो इनका जो 2 CET क्या होता है, कम्युनिटी इफ्लुएंट, अपने कम्युनिटी इफ्लुएंट, और जिसे अपन बोलते हैं ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। नहीं, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ये क्या करता है कि भाई जैसे 5-6 फैक्ट्रियों का एक मतलब ऐसा गड्ढा सा बना दिया जाता है, वहां पे उनका अपशिष्ट इकट्ठा कर दिया जाता है, फिर उसको परिष्कृत करके क्या कर दिया जाता है, परिष्कृत करके उसको शुद्ध जल में मिला दिया जाता है या नदी के जल में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। इसे अपन बोलते हैं कम्युनिटी या कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। अब होना 447 यूनिट्स है और ऐसे प्लांट्स कितने हैं, केवल 2 है, जिसकी क्षमता तो 12 MLD है, लेकिन ये 5-6 MLD ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। ये अपन को याद रखना है, यानी कि बहुत सारा जो गंदा पानी है वो बाहर बह रहा है। अब देखो बालोतरा में कितनी टेक्सटाइल यूनिट्स है, 955 टेक्सटाइल यूनिट्स है, लेकिन यहाँ पे CETP मतलब ये लिख देता हूं मैं, अपने कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो 447 यूनिट है, लग कितने रखे हैं, 2 CETP लिख रखा है, ठीक है। क्षमता कितनी है, अपने 12 मिलियन लीटर पर डे, मतलब इनकी शुद्ध करने की जो क्षमता है इन प्लांट की वो 12 मिलियन लीटर पर डे है, लेकिन ये कर कितने रहे, 5-6 लीटर ही कर रहे हैं, यानी कि बाकी का जो गंदा पानी है वो सीधा कहाँ बह रहा है, सीधा इन नदियों में बह रहा है, इस जोजी नदी में बहाया जा रहा है। बालोतरा में कितने यूनिट है, लगभग 955 के आसपास यूनिट है, और प्लांट कितने, अपने कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कितने, 3, जिनकी क्षमता कितनी है, लगभग 54.5 मिलियन लीटर पर डे शुद्ध करने की क्षमता है, लेकिन कर कितना रहा है, 19 मिलियन लीटर पर डे ही कर रहा है, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है, यानी डिजाइन क्षमता का बड़ा हिस्सा उपयोग ही नहीं हो रहा है, यूज ही नहीं कर पा रहे हैं अपन। कई उद्योग CETP को बाईपास कर सीधे नालों नदी में डिस्चार्ज करते पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी CETP बाईपास को विशेष रूप से गंभीर उल्लंघन माना, और कोई लोग ये अपने इफ्लुएंस हैं उसको उसमें CETP में संशोधित ही नहीं कर पा रहे हैं, सीधा ही नदी में छोड़ रहे हैं। मैं आपको इसको एग्जाम्पल देके थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है, ये 4 टेक्सटाइल फैक्ट्री है, ठीक है। अब इन्होंने चारों ने बोला कि भाई हमारा जो गंदा जल है उसका क्या करें, ठीक है। तो इसका जो गंदा जल है, इसका जो गंदा जल है, इसका जो गंदा जल है और इसका जो गंदा जल है, इन चारों का जो गंदा केमिकल वाटर है उसको हमने एक जगह रिस्टोर कर लिया। क्या कर लिया, एक जगह रिस्टोर कर लिया, और इस प्लांट का नाम दे दिया CETP, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। और ये कितना बड़ा है CETP, तो ये अपन ने पीछे देखा कि ये अपने लगभग एक तो 54.5 MLD का है, एक 12 MLD का है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जब ये फैक्ट्रियां इस CETP से फिर यहाँ पे संयंत्र लगे होते हैं, यहाँ से ये जो जल है अशुद्ध जल है ये शुद्ध होता है और फिर नाली में छोड़ा जाता है, फिर ये नदी में छोड़ा जाता है, ठीक है। ये तो होती है एक्चुअल प्रोसेस, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इसमें बिना, एक तो इसकी क्षमता कम है, इनसे निकलने वाला अपशिष्ट बहुत अधिक है,
तो फिर ये क्या करते हैं कि इसको बिना इसमें किए हुए सीधे ही नाली में छोड़ देते हैं। ठीक है, जब सीधे ही नदी में छोड़ दिया जाता है तो ये दिक्कत आ जाती है, नदी का जल क्या हो जाता है, बुरी तरीके से प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, अब देखो, तो एक तो कारण अपन ने देख लिया, ये मेजर कारण है कि भाई जो अपने औद्योगिक प्रदूषण है, जो टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हैं, वहां से जो रंगाई छपाई उद्योग का जो अपशिष्ट जल निकलता है, जो न्यूसेंस निकलता है, उसको बिना टीपी में प्रोसेस किए हुए सीधा काम डाल दिया जाता है, नदी में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदी का जल है वो प्रदूषित हो गया है। उसके बाद देखो, एक स्टील और अन्य उद्योग, जैसे जोधपुर में बहुत बड़ी स्टील की फैक्ट्रियां हैं, अब वहां से निकल निकलता है, क्रोमियम निकलता है, कॉपर निकलता है, आयरन निकलता है, ये भी सीधे नदी में छोड़े जा रहे हैं, इनको भी सीधा नदी में छोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब जोधपुर में जो अपने म्यूनिसिपल सीवरेज है, सीवेज है, नगरीय सीवेज है, ठीक है, जो लगभग 230 MLD है, इतना मिलियन लीटर डे, मिलियन लीटर पर डे, 230 मिलियन लीटर पर डे जो MLD निकलता है, उनमें से ट्रीटमेंट कितने का होता है, केवल और केवल 120 का, 120 MLD तक ही उसका ट्रीटमेंट हो पा रहा है, बाकी का सीधा 110 के आसपास सीधा ही नदी नालों में जा रहा है। आप सोचो कि सीवरेज का गंदा पानी जब नदी नालों में जाएगा बिना उसको शुद्ध किए, बिना उसका ट्रीटमेंट किए हुए, तो सीधी सी बात है वो नदी के जल को बुरी तरीके से प्रदूषित करेगा। ठीक है, तो ये दिक्कत और है। तो एक तो अपन ने देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरी स्टील इंडस्ट्री, और तीसरा जोधपुर शहर का जो ये गंदा पानी निकलता है, जो बिना अपने ट्रीटमेंट किए ही क्या कर दिया जाता है, बिना ट्रीटमेंट किए ही नदी में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और तो ये पाली, बालोतरा, देखो केवल जोधपुर का ही नहीं, पाली का, बालोतरा, इन शहरों का भी गंदा पानी इसी जोजी नदी में आ जाता है। इससे ये समस्या और गहरा गई है। और जो नियम बन रखे हैं उसका अच्छे से क्या नहीं हो रहा है, इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, नियमों के इन्फोर्समेंट में हमें विफलता मिली है। जो हमें CETP बनाने थे, अपने कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, उसकी जो डिजाइन थी, क्षमता, संचालन, इन सब में खामियां हैं, इन सब में कमियां हैं, और उसका अच्छे से कोई निगरानी, सुपरविजन ढंग से नहीं हो पा रहा है। फैक्ट्रियाँ सीधे ही अपना पानी है वो नदी नालों में छोड़ रही है। ठीक है, कई संयंत्र है वो खराब पड़े, वहाँ पे लाइट ही नहीं है। ठीक है, अब रसायनों का कितना उपयोग करना है इंडस्ट्री के लिए, इसके लिए जो मानक बन रखा है उसका अच्छे से अपने क्या नहीं हो रहा है, पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें आ रही है, ये सब प्रमुख कारण है कि जोजी नदी का पानी वो इतना अधिक क्या हो गया है, इतना अधिक मैला हो गया है, इतना अधिक प्रदूषित हो गया है। अब देखो, अब इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, जोजी नदी का पानी इतना अधिक प्रदूषित हो गया है, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। देखो, प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा, एक तो पड़ेगा वहां की पर्यावरण पर, एक पड़ेगा जलवायु पर, और एक पड़ेगा मानव पर। भाई इन तीन लोगों पे ही तो प्रभाव पड़ेगा। देखो, मानव में भी, मानव के स्वास्थ्य पर। अब आप बताओ कि आप पूरे दिन एक गंदे पानी वाले क्षेत्र में आप रह रहे हो, ठीक है, तो वहां पे कितने अधिक मच्छर पैदा होंगे, कितने अधिक वहां पे सांस लेने में दिक्कत आएगी, त्वचा से संबंधित कितने अधिक रोग होने की संभावना रहेगी। तो देखो, धातु और केमिकल युक्त पानी में फसल के कारण स्थानीय समुदायों, वहां पे महिलाओं में और बच्चों में त्वचा जैसे रोग अब दिखने लगे, एलर्जी, ठीक है, चकत्ते होने लगे, सांस की दिक्कतें, आंखों में जलन, ठीक है, और किडनी की समस्याएं, ये शिकायतें वहां पे बढ़ रही है। और 2024 में एक अध्ययन में कहा गया कि उस क्षेत्र में जो अनाज होता है उसमें लेड और कैडमियम, ये जो भारी धातु है, इनकी बात, मतलब वो भारी धातुएं वहां पे पाएगी, वहां से जो अनाज उत्पादित होता है उसमें। इससे जो हमारी खाद्य सुरक्षा है और लॉन्ग टर्म जो हेल्थ रिस्क है, इसके खतरे बहुत गंभीर हो जाते हैं। तो एक तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या, सांस संबंधी समस्या, एलर्जी संबंधी समस्या, त्वचा संबंधी समस्या, ये तो देखी जा रही है। साथ ही वहाँ पे जो अनाज हो रहा है, चाहे वो कैडमियम है उसमें कैडमियम, निकल, लेड जैसी भारी धातु है, उसकी मात्रा पाई जा रही है, जो हमारी लंबे समय की जो खाद्य श्रृंखला है उसको क्या कर रही है, डैमेज कर रही है। फिर देखो, कृषि, मिट्टी एवं भूजल, मैंने आपको बताया कि अब उस क्षेत्र में
उस क्षेत्र में अगर आप कहीं भी ट्यूबवेल भी खोदोगे ना, ठीक है, कहीं भी ट्यूबवेल बना रहे हो, कहीं भी कुछ कुआं बना रहे हो, तो यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो भी गंदा पानी निकल रहा है। क्यों? क्योंकि जो पानी ऊपर सतह के ऊपर पड़ा था, वो जब ऋषि इसके अंदर गया तो अंदर जो भूमिगत जल था उसको भी इसने क्या कर दिया, इसको भी इसने प्रदूषित कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? सतही जल जब खराब हुआ, वो ऋषि के अंदर गया, भूमिगत जल के साथ संपर्क में आया, तो भूमिगत जल भी क्या हो गया, खराब हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे मैंने आपको बताया कि भाई वहां पे जो अपने पेयजल की दिक्कत है वो भी पैदा होने लगी। और किसान ने पहले इस पानी से सिंचाई करते थे, लेकिन अब पानी वो सिंचाई के लायक ही नहीं बचा। जो स्टेट पोल्यूशन अपने कंट्रोल बोर्ड है, उसने ये कहा कि भाई इसके पानी में जो टॉक्सिक हेवी मेटल्स है, क्या है, जो जहरीली भारी धातु है, और कई 100 हेक्टेयर ऐसे हैं जहाँ पे जमीन पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, सारिया हो चुकी है, पूरी तरीके से जमीन बंजर हो चुकी है। ठीक है, जमीन क्या हो चुकी है, सारी हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। मिट्टी की संरचना खत्म हो गई, वहां के जो सूक्ष्म जीव थे वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए, खत्म हो गए। भूजल की गुणवत्ता मैंने बताया कि खत्म हो गई, जिससे वहां पे पेयजल का संकट, पश्चिमी राजस्थान में वैसे ही पेयजल का संकट भारी रहता है। ठीक है, तो ये जो पेयजल का संकट था, ये पेयजल का संकट और अधिक गहरा गया। क्या हो गया, पेयजल का संकट और अधिक गहरा हो गया। समझ गए मेरी बात को? कई गांव में मीठे पानी के जो स्रोत थे, मीठे पानी के स्रोत क्या थे भाई, आप देखो पश्चिमी राजस्थान में मीठे पानी कहाँ से आता है। पश्चिमी राजस्थान में मीठा पानी दो ही जगह से आता है, एक तो बारिश से, ठीक है, बारिश से जो सतही जल हमें मिलता है, नदी तालाब, वो तो पहले ही प्रदूषित हो चुके हैं। ठीक है, और जब ये पानी जब भूमिगत जल में गया, तो जो कुएं और ट्यूबवेल्स का पानी था, ठीक है, वो भी क्या हो गया, वो भी खराब हो गया, वो भी प्रदूषित हो गया। तो जो पेयजल की समस्या थी वो अब यहाँ पे देखी जाने लगी है। ठीक है, तो हेल्थ का खतरा मैंने बताया, मीठे पानी का, पेयजल का जो खतरा है वो यहाँ पे देखा गया। अब देखो वहां की पूरी जो पारिस्थितिकी थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई। वहां पे जो भी वन्य जीव रहते थे, चाहे हिरण था, चाहे चिंकारा था, चाहे मुर्ग लोमड़ी थी, चाहे वहां पे और पक्षी थे, वो सब वो उस क्षेत्र से क्या कर चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। ठीक है, जलीय जीव, पौधे, पक्षी, ये सब प्रभावित हो चुके हैं। ठीक है, वो रिवर एक डेड रिवर जैसी बन गई। डेड रिवर मतलब इस नदी में एक भी जीवित प्राणी नहीं है, जीवित प्राणी नहीं है, क्योंकि पानी इतना क्या हो गया, इतना अधिक विषैला हो गया। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। और अब ये प्रदूषण पहले जो केवल जोजी नदी तक था, अब उस तक सीमित नहीं है, अब ये बांडी नदी, लूनी नदी, ये सब तक भी धीरे धीरे पहुंच रहा है, जिससे हमारी मरुधरा है, उस मरुधरा की पारिस्थितिकी क्या हो रही है, मरुधरा की पारिस्थितिकी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। ठीक है, यानी कि रीजनल इकोलॉजिकल क्राइसिस, एक क्षेत्रीय पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। जब इतनी सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में आई, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना क्या लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना कुछ एक्शन लिया। देखो एनजीटी का 25 फरवरी 2022 वाला आदेश, देखो सबसे पहले एनजीटी, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं इसे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है प्राधिकरण। ठीक है, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एनजीटी ने सबसे पहले, ये एनजीटी पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को देखती है और उससे संबंधित जो भी आदेश है वो जारी करती है। आपने पता है अजमेर वाले मामले में भी जो वहां पे जो 7 वो अजूबे लगे गए थे, उसमें भी एनजीटी ने अपना आदेश दिया था। तो एनजीटी ने क्या किया, एनजीटी ने अपने इस पर अपना आदेश दिया, उसके ध्यान में जब ये मुद्दा आया तो एनजीटी ने आदेश दिया। ठीक है, उनके पास 3 एप्लीकेशन गए थे, है ना, जिसमें एप्लीकेशन नंबर ये 0A329/2015 था, ये जोजी नदी पर संबंधित था। और इसमें क्या आरोप लगाया गया था इस एप्लीकेशन में, कि भाई जो उद्योग है और वहां की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है,
ठीक है, वो भाई अनट्रीटेड या पार्शियली ट्रीटेड इंडस्ट्रियल अपने एफिलियंट्स को क्या करती है, उसको नदी में छोड़ देती है। साथ में जो म्यूनिसिपल सीवरेज है वो भी नदियों में सीवेज है वो भी नदियों में डाला जा रहा है, जिससे पर्यावरण को संकट पैदा हो गया है, कृषि का संकट पैदा हो गया है और लोगों के स्वास्थ्य का गंभीर संकट पैदा हो गया है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। क्या कहा गया कि भाई पर्यावरण का, कृषि का और स्वास्थ्य का संकट डाला गया है। ऐसा करके लोगों ने शिकायत की काम पे एनजीटी के, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। एनजीटी ने पहले क्या बनी, पहली एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, ठीक है, हाँ, जस्टिस पीसी ताइया इनके मतलब इनके अध्यक्षता में क्या करी, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी कि भाई आप देखो क्या मामला, पूरा मामले को समझने के लिए। तो पीसी टाइया की मतलब जो अध्यक्षता में कमेटी बनी, ठीक है, और इसने एक लंबी जांच की और जांच के बाद एनजीटी को रिपोर्ट दी, ठीक है, और क्या कहा कि भाई जो कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी हालत बड़ी खराब है, ठीक है, जो गंदा जल है उसको बाईपास करके नदियों में डाला जा रहा है, नगर निकाय लापरवाही कर रहे हैं, सीधा जो अपना सीवेज का गंदा जल है वो नदी में छोड़ रहे हैं और इससे यहाँ की जो जल है उसमें भारी धातुओं की संख्या बढ़ गई है और बंजर जमीन होती जा रही है। ये जो अपने जस्टिस पीसी टाइया जो कमेटी थी उसने भी यही अपने क्या कहा, यही सारी समस्या उनके सामने आई और इन रिपोर्ट ने जब ये रिपोर्ट एनजीटी को सबमिट की गई तो एनजीटी ने 22 फरवरी 2022 को अपने एक फाइनल ऑर्डर जारी किया, ठीक है, और इस 22 फरवरी 2022 के फाइनल ऑर्डर में एनजीटी ने क्या कहा, एक तो ये कहा कि पोल्यूटर पेज, है ना, इसमें जो जो लोग अपने क्या कर रहे थे, जो लोग अपने बिना अपशिष्ट को संशोधित किए हुए या परिष्कृत किए हुए क्या कर रहे थे, नदी के जल में डाल रहे थे या जो फैक्ट्रियां बाईपास करके जल नदी के जल में डाल रही थी उन पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा कि जो प्रदूषण करेगा वो भुगतेगा। ठीक है, देखना मेरी बात। एनजीटी ने माना कि पर्यावरण के लिए सिर्फ उद्योग ही नहीं बल्कि रिको, नगर निकाय भी जिम्मेदार हैं, ये भी पोल्यूटर्स है। कहा कि उद्योग तो है ये, इनके साथ ये लोग भी जिम्मेदार है, ये भी पोल्यूटर्स है, क्योंकि इन्होंने न तो यहाँ पे अपना पर्याप्त कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और न ही इनके संचालन पर कभी कोई ध्यान दिया। और रिको पर कितने करोड़ का, सॉरी ये इन पर नहीं लगा, रिको पर लगा है, रिको पर 2 करोड़ का पर्यावरणीय जुर्माना लगेगा। ठीक है, और ये जुर्माना किसके पास जमा कराना था, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जमा करने का आदेश दिया एनजीटी ने। तो सबसे पहले एक्शन लिया एनजीटी ने और जो रिको था उस पर कह दिया कि आपको 2 करोड़ रुपए जमा कराने पड़ेंगे अपने सीपीसीबी को। ठीक है, अब वहां की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या जो अपने जोधपुर जिला प्राधिकरण है, ठीक है, और बाड़मेर किस्तान निकाय, इनको भी, इन पर भी 2-2 करोड़ का जुर्माना लगाया और कहा कि 15 दिन में आप जमा करो। यानी कि रिको पर लगाया और जोधपुर जिला प्राधिकरण पर लगाया। जोधपुर जिला प्राधिकरण और साथ में अपने स्थानीय निकाय पर लगाया और बाड़मेर इन पर भी लगाया। इन सब पर क्या लगाया गया, इन सब पर जुर्माना लगाया। ठीक है, हाँ, और ये बोझ किस पर पड़ा, जोधपुर नगर निगम पर, पाली नगर पालिका और बलौदा नगर पालिका पर। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। और इन्होंने एनजीटी ने क्या कहा कि भाई अगर आप जरूरी कदम नहीं उठाओगे तो आप पर एक्स्ट्रा पनिशमेंट लगेगी, अतिरिक्त दंड लगेगा। अतिरिक्त दंड में क्या क्या लगेगा, है ना, कि अगर 6 महीने के भीतर आपने प्रदूषण को रोकने के लिए कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए तो आपको फिर 2-2 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। ऐसा किसने कह दिया, ऐसा कह दिया एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। ठीक है, और ये जो मुआवजा है इसका उपयोग कहाँ करना है ना, और इसको सिर्फ और सिर्फ अपने रेमिडिएशन और अपने रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज, जो पर्यावरणीय क्षति है उसके रिस्टोर में इसको यूज लेना है। यानी कि नदी की सफाई में, उसमें से जो स्लज है उसको हटाने में और प्रदूषित जमीन की बहाली करने में इसका क्या करना है, यूज करना है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आरएसपीसीबी, सीजीडब्ल्यूए और जिला अधिकारियों की एक संयुक्त समिति 2 महीने में इसमें कहा कि आप योजना बनो और इसे लागू करो।
और क्या दिया, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, है ना, कि भाई नदी में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हो, कोई भी जो दूषित पानी वो नदी में डिस्चार्ज नहीं हो, है ना। इसके लिए सीईटीपी और एसटीपी संबंधी मुख्य निर्देश दिए कि आप सीईटीपी बनोगे, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनोगे, और एसटीपी बनोगे। एनजीटी का फोकस क्या था कि ये था कि भाई बाद कि आगे इन फ्यूचर कोई भी अनट्रीटेड पानी इनमें नहीं जाए, इसके लिए सीईटीपी और एसटीपी पाइपलाइन स्काडा से लेकर जेडएलटी तक को स्पष्ट निर्देश दिए, सबको निर्देश दे दिए कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आगे से कोई भी अनट्रीटेड पानी, यानी बिना असंशोधित या अपरिष्कृत पानी कहाँ नहीं जाए, नदी में ना जाए। इसके लिए सबको क्या कर दिया, सबको स्पष्ट निर्देश माननीय एनजीटी ने दे दिए। जेडएलडी की समय सीमा और अनिवार्यता, और जो टेक्सटाइल और जो इंडस्ट्री थी उनको भी स्पष्ट निर्देश दे दिया कि आप जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तक के क्या करिए, मानक तक आप पहुंचो, और समयबद्ध आप योजना बताओ कि हाँ भाई हम 1 साल में, 4 महीनों में, 6 महीनों में तब तक हमने अपनी जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए सीईटीपी बना लेंगे। तो इनको भी निर्देश दे दिए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी उसमें कहा कि राज्य सरकार ने बताया कि भाई हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्रदूषण को रोकने के लिए। तो प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है वो इसमें बताया गया। कहा कि भाई हम बार बार इसमें निरीक्षण अभियान चला रहे हैं कि कोई भी जो कंपनी है, कोई भी जो अपने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अपना जो अपना गंदा पानी नदी में तो नहीं छोड़ रही, ठीक है। हम और ऐसा करने वाले हम इकाइयों को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है। बालोतरा में हमने 5 यूनिट्स को बंद किया, सरकार ने कहा 77 जो अवैध इकाइयां थी बालोतरा में उसको बंद किया है, ठीक है। अगर कोई अवैध बाईपास कर रहा है तो उसको हटा रहा है कौन, रिको। और जोधपुर में हमने 17 ऐसी लाइनें हटाई है, ठीक है। शोभा वाटन की ढाणी और सालावास में 9 अवैध इकाइयां ध्वस्त की है और एक की मशीन हमने सील की है। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई सरकार कह रही है कि हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो जो काम किए सरकार ने बताया। हम जल जमाव हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, इस हटाने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे डोली, अराबाग, कल्याणपुर आदि के गांव का पानी निकालने के लिए हमने विशेष अभियान भी चलाए, ठीक है। हम कई तकनीकी संस्थाओं को सरकार इसमें शामिल कर रही है, जैसे आरएसपीसीबी ने एमएनआईटी जयपुर, आईआईटी जोधपुर और एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान तैयार करने के लिए पत्र लिखा कि हम क्या कर रहे हैं। जो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने कहा, उसने एमएनआईटी जयपुर को, आईआईटी जोधपुर को, इंजीनियरिंग कॉलेज को कहा कि भाई आप इसके लिए कि जोजी नदी का प्रदूषण हम कैसे खत्म कर सके, इसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बनाकर हमें दो, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म प्लान क्या हो सकता है कि भाई रोटेशनल क्लोजर प्लान, ठीक है, कौन अपने कंड्यूट लाइन्स कंप्लीटेशन, मतलब ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में तो ये प्लान हो सकता है कि कोई अवैध अगर इकाई है तो उसको बंद की जाए, और जो बाईपास लाइन है उन्हें सील किया जाए, उन पर रोक लगाई जाए, या गांव वालों की या स्थानीय सहायता से जहाँ जल जमा हो रहा है वहाँ पे मिट्टी का स्तर लेवल किया जाए और उसको हटाया जाए, ठीक है, और अपग्रेड और लगातार निरीक्षण किया जाए। लॉन्ग टर्म में जीएलडी को अपग्रेड करना, अतिरिक्त ये सीईटीपी यूनिट्स है इसकी स्थापना करना, है ना, सस्टेनेबल वाटर यूज का मॉनिटरिंग सिस्टम करना, ये लॉन्ग टर्म के काम हो सकते हैं। जवाबदेहिता पर जोर, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि भाई ये नदी प्रदूषण का मामला केवल और केवल जोजी नदी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत का एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर का सिंबल बन गया है, संस्थागत विफलता का एक प्रतीक बन गया है, ठीक है। और यदि आप भविष्य में आदेशों की पालना नहीं करते हो तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया, 2 मिलियन पॉपुलेशन एट द रिस्क, ये जब डॉक्यूमेंट्री बनी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समाधान लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए क्या क्या, स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश जारी किए थे, ठीक है। और सबसे अधिक इसमें जवाबदेहिता पर जोर दिया गया। अब हम आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इसका क्या समाधान हो, तो
आप ये बता सकते हो, जैसे RSPSB ने बोला है कि इसके लिए कुछ हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लान क्या कर सकते हैं कि भाई अभी वहाँ पे कोई अवैध इलीगल हो रहा है तो उसको हटाएं, बाईपास लाइनों को हटाएं, इलीगल है उसको बंद किया जाए, कहीं जल जमा हो तो स्थानीय समुदाय की सहायता से वो पानी हटाया जाए, है ना। एक तो हम नीतिगत समाधान की तरफ देख सकते हैं टॉप डाउन, और एक हम बॉटम अप समुदाय आधारित समाधान। ठीक है, सरकार क्या कर सकती है, जनता क्या कर सकती है। ठीक है, नीतिगत में तो हम NGT और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए उसका हम क्या करें, कठोरता से पालन करें कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए वो ढंग से लागू हो रहे कि नहीं हो रहे, उसका हम कठोरता से पालन करें। और NGT ने जो 2022 में और सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में जो भी स्वतः संज्ञान लेते हुए जो अपने रेमेडियल डायरेक्शन दिए हैं, जो उपचारात्मक निर्देश दिए हैं, उन सबको हम चरणबद्ध तरीके से क्या करें, लागू करें। ठीक है भाई, उनको लागू करेंगे तभी तो चीज अच्छी हो पाएगी। फिर देखो, तो ये अपडेट करने का काम इसमें कर सकते हैं, है ना। जो पॉल्यूटर्स है उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ठीक है, और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन बने, भुगतान वही करेगा जो प्रदूषण कर रहा है। ठीक है, उद्योगों से साफ सफाई और रेमेडिएशन का अधिकांश खर्च उसी से वसूला जाए जो क्या कर रहा है, प्रदूषण कर रहा है। ठीक है, और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, वैज्ञानिक अनिश्चितता के बावजूद इन्वायरमेंट फ्रेंडली विकल्पों को हम अपना सकते हैं, और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को भी अपना सकते हैं कि भाई नदियां और प्राकृतिक संसाधन राज्य के भरोसे जनता की संपत्ति जिनका नुकसान और पहुंचाने देना राज्य का संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये तार्किक ढांचा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया है। संस्थागत मजबूतीकरण, हम RSPCB, नगरीय निकाय या रिको है आदि को हम वहाँ पे मानवीय और तकनीकी क्षमता बढ़ाएं कि भाई वो ऐसे जो गंदा जल है उसको संशोधित कर पाए। जो CETP है उसके लिए हम थर्ड पार्टी ऑडिट का सिस्टम बनाएं, अच्छे से इसकी हम मॉनिटरिंग करें। ठीक है, ये सब काम हम क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जो नदियों, हम बांधों में जो स्काडा टेक्निक अपना रहे हैं उसको अपना सकते हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है, नदी में कितना आ रहा है। ठीक है, और वो जो आ रहा है वो अपने लीगली वेरीफाइड है कि नहीं है, ये सब भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो स्काडा के जरिए रियल टाइम डेटा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ओवरसाइट कमेटी तक हम पहुँच सकते हैं। और रेमेडिएशन एंड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, ये सब काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। सामाजिक और स्थानीय स्तर पर समाधान, हम अपने धीरे धीरे लोगों को कह सकते हैं कि भाई जोजरी नदी का जो अनट्रीटेड पानी है उससे आप सफाई करना क्या करो, उससे आप सफाई करना बंद करो। ठीक है, केनाल बेस या ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसको हम ये देख सकते हैं कि कहीं भी अगर एक जगह पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको रोके ताकि भूमि का जल भी खराब ना हो। पानी की गुणवत्ता का डेटा हम पब्लिक करें। ग्राम समितियों में इन मुद्दों को चर्चा करें, इस पर डिस्कस करें। स्थानीय जनता की भागीदारी हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, वहाँ पे हेल्थ कैंप लगे, सैनिटाइजिंग के सिस्टम हो, मच्छरों को मारने के लिए वहाँ पे समय समय पर अभियान चले ताकि स्वास्थ्य पर क्या नहीं पड़े, लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये हमने एक आज मुद्दा देखा, जोजनी नदी का क्या विवाद था और इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने और जो हमारी NGT थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल था, उसने क्या क्या आदेश दिए। अब इसी से जुड़ा एक मुद्दा हो रहा है जो हमारे पश्चिमी राजस्थान का एक बड़ा आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है, वो है ओरण बचाओ आंदोलन। ठीक है, अब आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि एक सौर ऊर्जा कंपनी जिसको सरकार ने लीगली इजाज़त दी है कि वो किसी क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्लांट लगाना चाहती है, लेकिन लेकिन जनता कहती है कि भाई ये ओरण की भूमि है, वहाँ पे लगाने से रोक रही है, और एक वहाँ पे संघर्ष की स्थिति होगी। तो इस स्थिति में बतौर प्रशासक आप क्या करेंगे। तो ये सब हम तभी बता पाएंगे जब हम मुद्दे को अच्छी तरीके से क्या करवाएंगे, मुद्दे को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, देखो तो राजस्थान एक डायलेमा से भी हम जूझ रहे हैं। एक तरफ तो हम ग्रीन एनर्जी में जो हमारे ग्लोबल टारगेट्स है
आपको पता है कि राजस्थान में हरित ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं है, हरित ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं। ठीक है, राजस्थान में हरित ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। एक तरफ हमारे यहाँ हरित ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो दूसरी तरफ हमें हमारी जो हरित संस्कृति पश्चिम राजस्थान में जो ओरन की भूमि है, जो सार्वजनिक भूमि है, जहाँ पे हमारे बबूल के वृक्ष है, खेजड़ी के वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं, या जहाँ पे हमारे जो जीव जंतु है मरुस्थलीय वो रहते हैं और निवास करते हैं, उसको बचाना है। तो ये एक्चुअल में जो पूरा मामला है वो ग्रीन एनर्जी बनाम ग्रीन हेरिटेज का है। किसका है? ग्रीन एनर्जी बनाम ग्रीन हेरिटेज। ग्रीन एनर्जी बनाम ग्रीन हेरिटेज, पूरा मुद्दा वो यही है। इसको बचाने की चुनौती है। और पश्चिमी राजस्थान विशेषकर अपने जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में ओरन बचाओ आंदोलन है वो इसी संघर्ष का परिणाम है। एक तरफ ग्रीन एनर्जी में हमें ग्लोबल टारगेट्स को हासिल करना है, तो दूसरी तरफ हमें हमारी जो हरित विरासत है उसको बचाए रखना है। अब देखो, तो देखो सबसे पहले तो आपको समझना होगा ओरन क्या होता है। अपन दो वर्ड सुनते हैं, एक सुनते हैं ओरन और एक सुनते हैं गोचर। ठीक है, हालांकि दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा आप फर्क देख लो। पहले ओरन क्या होता है, किससे बोलते हैं ओरन? ठीक है, देखो ओरन संस्कृत के एक शब्द से बना है, इसकी उत्पत्ति हुई अरण्य। अरण्य का क्या होता है? ठीक है, अरण्य का मतलब होता है वन। ठीक है, जैसे आपने रामायण में एक नाम सुना होगा दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य। तो अरण्य का मतलब होता है जंगल या वन। ठीक है, ये जो ओरन होता है ये कोई भी लोक देवता हो गया, ठीक है, या कोई भी अपने लोक देवी हो गई, जैसे अपने देवनारायण जी। ठीक है, क्या हो गया? देवनारायण जी हो गए। ठीक है, अपने करणी माता हो गए, पाबू जी हो गए, तेजा जी हो गए। ठीक है, जितने भी हमारे लोक देवता है उन लोक देवताओं के नाम पर जो छोड़ी गई भूमि है। ठीक है, मतलब जैसे ऐसा होता है जनरली हमारे गांव में कि जैसे ये कोई मंदिर है, इस मंदिर के जैसे ये कोई मंदिर है तो इस मंदिर के चारों तरफ ऐसी जमीन होती है जो किसी की नहीं होती। क्या नहीं होती? किसी की नहीं होती, जहाँ पे गाया चरती है या जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कोई जैसे कोई भी भगवान का मंदिर है, जैसे देवनारायण जी भगवान है, करणी माता या पाबू जी, इनके आसपास जमीन होती है जहाँ पे न तो कोई पेड़ काटता है, ना वहाँ से कोई लकड़ी उठाता है, और ना वहाँ की वनस्पति को कोई नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और ऐसा करना पाप समझा जाता है। क्या समझा जाता है? पाप समझा जाता है, और सामाजिक रूप से ऐसा करना वर्जित है। ठीक है, और इसको प्रबंध कौन करता है? तो भाई ग्रामीण गांव में लोग खुद ही देखते हैं कि भाई कोई अपने तालों से, कोई अपने ओरन से कोई पेड़ वेड़ तो नहीं काट रहा है। ठीक है, तो इसको ये करने का काम गांव वालों का खुद का ही होता है, ये इसको मैनेज करते हैं। और राजस्थान में लगभग ऐसे छोटे बड़े 25,000 के आसपास ओरन है, और ये जो जमीन है ओरन की लगभग 6 लाख हेक्टेयर तक की जमीन है। कितने कितने हेक्टेयर में फैली है? लगभग 6 लाख हेक्टेयर में फैली है। तो इतना अधिक हमारे यहाँ ओरन है। ओरन क्या होता है? तो कोई मंदिर है, मंदिर के आसपास की जमीन है जहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं काटता, जहाँ पे कोई भी अपने उस वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचाता, जहाँ पे जो सार्वजनिक या जो आजाद पशु है वो वहां पे घूमता है। ठीक है, अब एक होता है गोचर ना। गोचर क्या होता है? एक होती है गोचर भूमि। तो गोचर भूमि क्या है? राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होती है, वो सामुदायिक भूमि होती है भैया। ठीक है ना, जो केवल पशु चराने के लिए आवश्यक होती है। बस गोचर का ये है कि भाई ये क्या होती है? ये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होती है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या होती है? राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होती है। ठीक है, और ये एक मतलब समुदाय द्वारा पूरा आरक्षित होता है। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे मान लो 10 घर है, ठीक है,
ये मान लीजिए गांव में 10 घर है, ठीक है। इस 10 घरों के बीच में कोई जमीन है तो कह दिया कि भाई ये गोचर भूमि है, यहाँ पे हम सब मिलकर अपनी गाय चरा ले, ठीक है। तो ये पूरा समुदाय ने इस क्षेत्र को क्या कर लिया, इस क्षेत्र को आरक्षित कर लिया, ठीक है। और लेकिन इसका स्वामित्व कौन होता है, इसका स्वामित्व होता है ग्राम पंचायत के पास, ठीक है। वो पंचायत के पास इसका स्वामित्व होता है या सरकार के पास होता है, मतलब पंचायत का मतलब एक ही बात है, वो सरकार के पास इसका स्वामित्व होता है। तो गोचर भूमि में और ओरण की भूमि में क्या डिफरेंस है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब देखो, सामाजिक नियम, हमारे यहाँ पश्चिमी राजस्थान में एक सामाजिक नियम ये भी होता है कि हमारे यहाँ पेड़ों को नहीं काटा जाता। इसमें सबसे बड़ा योगदान, जैसे ये शांत की प्रथा है, ठीक है ना। ग्रामीण सार्वजनिक रूप से शपथ लेते हैं कि भाई हम सार्वजनिक जो अपनी जो ओरण है उसकी रक्षा करेंगे, ठीक है। अगर कोई लकड़ी काटता है ना, ठीक है, तो उसको मंदिर में चांदी या सोने का पेड़ चढ़ाकर पहले प्रायश्चित करना पड़ता था, या उसको सामाजिक बहिष्कार देना पड़ता था। लोग उसके घर नहीं जाते थे, पानी वानी नहीं पीते थे, जो ओरण की जमीन को नुकसान पहुंचाता था, ठीक है। ये अपने हैं। बाकी एक हमारे यहाँ पे अलग अलग लोक देवता हुए, जैसे जसनाथ जी हुए हैं, चाहे अपने जम्बेश्वर भगवान हुए हैं, ठीक है। और जसनाथ जी हो गए, चाहे जम्बेश्वर जी हो गए, चाहे बाबा रामदेव जी हो गए, इन सभी ने हमें पर्यावरण संरक्षण की क्या दी, शिक्षाएं दी, ठीक है। अब विवाद का मूल कारण क्या है, आप इसको देखना। मेन है लैंड क्लासिफिकेशन का मुद्दा, ठीक है। एक ही गैर मुमकिन भूमि का पेज है, ये देखना क्या है, देखना इसको थोड़ा समझना। एक सबसे बड़ा इसका विवाद का कारण है राजस्व रिकॉर्ड में कुछ गलतियां हैं। क्या गलतियां हैं कि आज़ादी के बाद जब हमारे यहाँ पे लैंड सेटलमेंट हुआ था, और उस समय जो पटवारियों ने क्या किया, अधिकांश ओरण भूमि को ओरण श्रेणी में दर्ज करने के बजाय किसमें कर दिया, सिवाय चक भूमि में, ठीक है, या गैर मुमकिन बंजर भूमि में लिख दिया। ऐसा नहीं कहा कि ओरण भूमि है, इसको गैर मुमकिन बंजर भूमि या सिवाय चक भूमि बोल दिया, ठीक है। उससे क्या होगा कि सरकार के पास ये अधिकार हो गया कि वो उसको रेगुलेट कर सके, है ना। और सरकार के लिए बंजर भूमि का मतलब क्या देखना, बंजर भूमि का मतलब है अनुपयोगी भूमि, जैसे उद्योगों को दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये गलती हो गई कि जो ओरण की भूमि है उसको क्या कर दिया, सिवाय चक या गैर मुमकिन बंजर भूमि कह दिया गया, ठीक है। और फिर सरकार कह रही है कि देखिए भाई, अगर कोई भूमि गैर मुमकिन भूमि है या अगर कोई बंजर भूमि है तो हम उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका आवंटन जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उस लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत इसी जो जो बंजर भूमि थी, है ना, जो एक्चुअल में थी तो ओरण भूमि, लेकिन रिकॉर्ड में क्या दर्ज हो गई, बंजर भूमि हो गई, ठीक है। और सरकार ने इसे फिर जो हमारी सौर ऊर्जा कंपनियां हैं उनको आवंटित कर दिया, क्योंकि सरकार लीगली सही थी। सरकार ने क्या कर दिया, क्योंकि वो राजस्व रिकॉर्ड में क्या थी, राजस्व रिकॉर्ड में वो बंजर भूमि के नाम से दर्ज थी, और सरकार ने कहा कि भाई बंजर भूमि कोई है तो हम उसको वहां पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं, और इसीलिए सरकार ने क्या कर दिया, उस भूमि को सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए आवंटित कर दिया। समझ लो मेरी बात को। जब सौर ऊर्जा प्लांट के लिए आवंटित कर दिया तो सरकार सरकार का पक्ष समझिए आप, जो भी आंदोलनकारी उनका क्या पक्ष है और सरकार का क्या पक्ष है, दोनों को मैं आपको बताता हूँ। देखो, राजस्थान सरकार कहती है कि यार हमारे पास 300 अधिक से अधिक धूप वाले दिन हैं, हमारे यहाँ पे 5.72 KWH अपने मीटर स्क्वायर प्रति डे क्या है, हमारे यहाँ सौर विकिरण उपलब्ध होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा नीति बनाई, और बाद में नई सौर ऊर्जा नीति में कहा कि हम 2030 तक 125 गीगावाट क्या करेंगे, 125 गीगावाट सरकार कह रही है कि हम हमारी जो सौर ऊर्जा नीति, हम अपनी जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके तहत ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। अब आप सोचो यार, अगर हमारे पास क्षमता है, हम आपको पता है कि हमें अपनी एनर्जी का कितना बड़ा हिस्सा हम आयात करते हैं, चाहे पेट्रोल पदार्थ हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे कोयला हो। अगर हमारी खुद में ये क्षमता है तो हम क्यों ना हमारी ऊर्जा क्षमताओं का क्या करें, उपयोग करें। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नीति बनाई, और नीति में ये लक्ष्य था कि हम 2030 तक क्या करेंगे, 125 गीगावाट एनर्जी सौर ऊर्जा का हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। और
इसमें देखो कहीं ना कहीं सरकार भी सही है। सरकार क्या कह रही है कि भाई हम नेट जीरो, हमारी जो 2070 तक हम नेट जीरो एनर्जी, यानी कि हम पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर हो जाएंगे, और ये हमें लक्ष्य पूरा करना जरूरी है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें सौर ऊर्जा प्लांट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सौर ऊर्जा प्लांट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे राष्ट्रीय हित में है। इससे भारतीयों का करोड़ों रुपए का जो पैसा हम पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने में लगा देते हैं, वो पैसा अपने बचेगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, और जिससे ओवरऑल भारतीयों को ही फायदा होगा। तो ऐसा सरकार कह रही है। और क्या कह रही है सरकार कि यार इससे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में या नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे देश में हजारों करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। अभी अपन ने राइजिंग राजस्थान समिट देखा, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कितना बड़ा रेवेन्यू हमारे जो अपने निवेश है वो राजस्थान को मिला। तो सरकार भी यही कह रही है कि यार जब हमारे यहाँ निवेश आएगा तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, चाहे बड़ला सोलर प्लांट हो जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बन चुका है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई निवेश कर रहा है तो उससे रोजगार बढ़ेगा, और उससे इंडस्ट्री के क्षेत्र में राजस्थान आगे आएगा। ठीक है, और सरकार को भूमि आवंटन करने से हमें जो हम बिजली बेचते हैं इससे सरकार को फायदा होता है। इसलिए सरकार कह रही है कि यार ये लगाना जरूरी है। ठीक है, अब तो फिर क्या हो गया कि अचानक इस तरीके से लोग वहां पे आंदोलन करने लगे। ठीक है, तो अब लोगों ने ये कहा कि भाई यहाँ पे जो उरण की जमीन पर ये जो सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जा रहे हैं, इन सौर ऊर्जा प्लांटों में क्या हो रहा है, इन सौर ऊर्जा प्लांटों को लगाने के लिए जो हमारी यहाँ पे पारंपरिक जो वनस्पति है जैसे खेजड़ी है, तो इस पारंपरिक वनस्पति को क्या किया जा रहा है, इसको विध्वंस किया जा रहा है। ठीक है, जो सैकड़ों पुरानी हमारी खेजड़ी है, जो रोहिड़ा है, रोहतक मतलब रोहिड़ा, ठीक है, जो रोहिड़े का पेड़ है इसको उखाड़ा जा रहा है। ठीक है, और कहा कि भाई अगर सारी जगह पर अगर ये सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे तो भाई जो हमारे आजाद पशु है वो कहाँ रहेंगे, है ना। पशुओं के लिए जो चारागाह है वो तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, गांव के चारों ओर फेंसिंग होगी, अपने खेतों के चारों लोगों ने फेंसिंग कर दी, तो जो आजाद पशु जो इस जगह पर बैठते हैं वो तो कहाँ बैठेंगे, फिर उनके लिए तो आवास खत्म हो जाएगा। और फिर लोगों की धार्मिक भावना भी है कि भाई हमारे मंदिर के पास की जो भूमि है जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ रखे थे उस पर आप सौर ऊर्जा प्लांट लगाने से क्या होता है, मंदिर की जो भूमि है वो कम हो जाएगी। ये लोगों का ये सब तर्क है। तो जैसलमेर कलेक्ट्रेट के आगे लंबा धरना चला था, ये अपन ने देखा। लोगों ने पैदल यात्रा निकाली भीमासर से लेकर जैसलमेर तक। फिर अंततः नवंबर 2025 में सरकार के साथ कुछ समझौते के बिंदु रखे गए। क्या? एक तो कहा गया राजस्व रिकॉर्ड में सुधार। जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए कि जिन जमीनों पर ओरण है उन्हें 3 महीने के भीतर राजस्व रिकॉर्ड में ओरण दर्ज किया जाए। कि भाई जो ओरण है उसको ओरण के नाम से ही दर्ज करे 3 महीनों के अंदर अंदर, उसको सिवाइचक या गैर मुमकिन भूमि ना बोले, ओरण को 3 महीने के अंदर अंदर ओरण के नाम से ही दर्ज करें। ठीक है, ये आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में सुधार करें ताकि सरकार आने वाले समय में जब भूमि का आवंटन करे तो वो ध्यान में रखे कि कौन कौन सी भूमि क्या है, कौन कौन सी भूमि ओरण की भूमि है। ठीक है, और ओरणों का सीमांकन करने के लिए एक क्या की, एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई एक कमेटी बनाई जाए जो ओरणों का क्या करे, सीमांकन करे, डिमार्केशन करे। अब देखो इन ओरण की क्षति होने से हमारा जो एक बहुत ही राजस्थान का राज्य पक्षी था गोडावण, उसकी संख्या में लगातार कमी आएगी। ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड अपन जिसको बोलते हैं। ठीक है, आईयूसीएन क्या कहता है? आईयूसीएन कहता है कि अभी जो गोडावण है वो दुनिया में 150 से भी कम बचे हैं। यानी कि गोडावण कैसा हो गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया। क्या हो गया? क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, यानी कि इसकी संख्या बहुत कम है। अगर इसको संरक्षण के लिए हमने अभी से उपाय नहीं किए तो आने वाले समय में ये प्रजाति क्या हो जाएगी, आने वाले समय में ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, अब ये इतने कम है और उसमें भी 90% कहाँ पे, जैसलमेर में। ठीक है, पिछले काफी समय से देखा गया कि गोडावण की जो है वो काफी मृत्यु हुई है। इस मृत्यु के पीछे जो सबसे प्रमुख एक कारण था, एक तो उनका है कि प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया। ठीक है ना, प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया।
दूसरा एक कारण ये कि हम जो अपने फसलों में, अनाज में जो हम कीटनाशकों का, दवाइयों का यूज करते हैं, वो लोग लंबे समय तक ये सहन नहीं कर पाते और अंततः इनकी मौत हो जाती है। और एक जो और कारण है वो ये कि गोडाउन बहुत ही भारी पक्षी है, ठीक है। और अगर अगर इसके समय, उड़ते समय इसके सामने कोई अपने हाई टेंशन तार आती है ना, जिसमें बहुत अधिक करंट दौड़ रहा है, ऐसे तारों को ये देख नहीं पाता और करंट से भी इनकी मौत हो जाती है। तो कहा कि जब सूरज का प्लांट लगेगा तो उसको जो साथ पास में जीएसएस में जब अपने जो ऊर्जा ट्रांसफर की जाएगी तो हाई वोल्टेज लाइन तार वहां पे लगाए जाएंगे, जिससे गोडाउन की सुरक्षा को भी क्या है, खतरा है, सौर ऊर्जा से खतरा, ठीक है। और कहा कि भाई जो गोडाउन के प्राकृतिक आवास है, जो ग्रास लैंड है, वो क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, और इससे हमारी गोडाउन है वो क्या नहीं रह पाएगी, संरक्षित नहीं रह पाएगी। वैसे ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और 150 से कम इसकी संख्या बची है, ठीक है। एक देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, एम के अपने रंजीत सिंह, देखो ये निर्णय क्या था 2021 और 24 का। इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसको प्रायोरिटी और पोटेंशियल क्षेत्रों में बिजली की लाइनें भूमिगत बिछाई जाए। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जैसलमेर और जो जहाँ पे गोडाउन का प्राकृतिक आवाज है, वहां पर ये जो अपने हाई वोल्टेज जो लाइट की तार है उसको भूमिगत कर दिया जाए, आप उसको जमीन के अंदर लगा दिया जाए, जमीन के अंदर बिछा दिया जाए, ठीक है। फिर कंपनियों ने कहा कि यार ऐसा करने से इनकी लागत है, अंडरग्राउंड अगर हम केबल बिछा देते हैं तो हमारी लागत बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ऐसा किसने कहा, कंपनियों ने। और सौर ऊर्जा पैनल लगाने के क्या प्रभाव है, हीट आइलैंड इफेक्ट, यानी कि कांच के पैनल से क्या होता है, गर्मी बढ़ती है उस क्षेत्र की ओवरऑल ऐसा देखा गया है कि तापमान उसमें 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है जहां पे सौर ऊर्जा पैनल लगा है। अब आप देखो पश्चिमी राजस्थान में हमारे वैसे ही कि पश्चिमी राजस्थान में अपन देखते हैं कि वैसे ही टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो और अगर हम सौर ऊर्जा पैनल लगाते हैं तो 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की संभावना रहती है, जो कि हमारी जलवायु के लिए ज्यादा उचित नहीं है। और ठीक है, एक जल संकट भी देखा जाता है कि जो सोलर पैनल है, इनकी धुलाई के लिए हमें पानी चाहिए होता है, लाखों लीटर पानी चाहिए, ठीक है। अब रेगिस्तान में पानी की वैसे ही बहुत अधिक समस्या है, तो जल संकट है और गहरा सकता है। ये भी कुछ चिंताएं हैं सोलर पैनल लगाने से। तो 3-4 चिंताएं हमने देखी कि एक तो भाई ओरण भूमि हमारी कम हो जाएगी, एक उस क्षेत्र का ओवरऑल टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, एक हमने देखा कि भाई जो सोलर पैनल की धुलाई में पानी चाहिए होता है, ठीक है। और एक हमने देखा कि जो हमारी गोडाउन है, गोडाउन की संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो इन सब चीजों को जब देखते हैं तो ये केस ध्यान रखना है, टीएन अपने गोडावर्मन केस 1996 और ओरान, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वन की परिभाषा व्यापक कर दी थी और क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि ओरण भूमि जो वनों जैसी विशेषताओं वाली है उसे डीम्ड फॉरेस्ट, मानित वन माना जाएगा। और मतलब 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वनों वाली ओरण भूमि को भी डीम्ड फॉरेस्ट माना जाएगा, वनों जैसी भूमि माना जाएगा, यानी कि वहां से कोई भी लकड़ी वकड़ी काट नहीं सकता, उस पर कुछ भी इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। इससे क्या होगा कि ओरण भूमि पर जब सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में अपने आदेश दिया था कि भाई उसको डीम्ड फॉरेस्ट माना जाएगा, तो जो ओरण भूमि है उस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होगा, ठीक है। और वहां किसी भी गैर वानिकी कार्य, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी जैसे सोलर पैलेट लगाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ ईएफसीसी है, ठीक है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उससे क्या करना है ना, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी, ठीक है। और राज्य सरकार अपनी मर्जी से क्या नहीं कर सकेगी, जमीन का आवंटन नहीं कर सकेगी। अब देखो इसके दोनों पक्ष है और विपक्ष भी है। पक्ष क्या है, या जो सरकार क्या कह रही है, सरकार का पक्ष क्या है, सरकार का पक्ष है कि यार अगर हमें ऊर्जा सुरक्षा से या जलवायु परिवर्तन से लड़ना है तो हमें नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता का विकास करना ही पड़ेगा और इसके लिए हमें सोलर पैनल लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है।
और इससे क्या होगा, पश्चिमी राजस्थान में उद्योग लगेगा, राजस्थान से निवेश बढ़ेगा और जो बंजर भूमि है उसका भी उपयोग हो जाएगा। जबकि विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष या जो ओरण बचाओ आंदोलनकारी है वो क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे संविधान के अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, 51G में ये कहा गया कि सभी हम मिलकर क्या करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। इससे क्या होता है, ओरण में सौर ऊर्जा पैनल लगाने से इसका उल्लंघन होता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का अपरिवर्तनीय विनाश हो रहा है। ठीक है, हमारा इकोसिस्टम पूरी तरीके से क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। और स्थानीय आजीविका की समाप्ति हो रही है, जो पशुपालक जो अपनी आजीविका चलाते थे यहाँ पे, उसका भी समाप्ति हो रही है। तो क्या सॉल्यूशन हो इस मुद्दे का, वे फॉरवर्ड क्या हो, आगे की राह क्या हो। ठीक है, तो इसमें कुछ ये सुझाया गया होगा, आप इंटरव्यू में बता सकते हो। कहाँ बता सकते हो, इंटरव्यू में। एक तो कहा जाए कि स्पष्ट सीमांकन किया जाए, मैपिंग स्पष्ट की जाए। ठीक है, और ओरणों का नक्शा तैयार कर उन्हें क्या किया जाए, उन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। एग्री वोल्टेक्स, ये अच्छी बात है, ये अच्छा पॉइंट है, अपन इंटरव्यू में बोल सकते हैं कि सोलर पैनल है उनको जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर लगाया जाए, ताकि वहां पे नीचे खेती और पशु चराई का काम आराम से हो सके। विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा, यानी कि बड़े पार्कों के बजाय रूफटॉप सोलर और बंजर सरकारी जमीनों का ही उपयोग किया जाए। तो इस तरीके के काम हम कर सकते हैं, ताकि ये जो विवाद है हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रहे और हम ऊर्जा के क्षेत्र में जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल कर सकें। सामुदायिक रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ओरणों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सामुदायिक रिजर्व का दर्जा दे, जिससे स्वामित्व समुदाय के पास रहे और सुरक्षा कानून से मिले। जो CSR मिलता है जो सौर कंपनियों को, उसमें वो करे कि भाई उसका यूज ओरण के विकास में, जैसे तालाबों की खुदाई में, वृक्षारोपण में, इसमें अपना बड़ा हिस्सा दे, ऐसा अनिवार्य कर दे। ठीक है, ये अपन ने 2 मुद्दे आज देखे। एक तो हमने जोजरी नदी विवाद देखा और दूसरा ओरण बचाओ आंदोलन और हरित ऊर्जा बनाम हरित विरासत का जो मुद्दा था उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो अपन ने देखा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।